है, हेलो डॉक्टर शशि मैडम, मेरी आवाज आ रही है? शशि हाँ मैडम। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। जी सर। जी सर, नमस्ते। हाँ, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप लोग ये बताइए कि मैं अभी ये क्लिनिकल संभाषा, कोई पेशेंट है तो पेशेंट रिलेटेड बात करते हैं। अगर आप लोग वो जो मैं सर्वाइकल डिस्टोनिया पढ़ा रहा था, अगर आप लोग वो सुनना चाहते हैं तो मैं उस पे पढ़ाऊं। शशि मैडम, आप वो सर्वाइकल डिस्टोनिया पे हम शुरू करें, जो मैं 7 बजे पढ़ाने वाला था। उस टाइम ना हाँ कुछ। जी सर, पढ़ा दीजिए क्योंकि फेसबुक पर तो आवाज नहीं आ रही थी और पैनल पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और अभी मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग अभी यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। हम लोग यहाँ पे सर्वाइकल डिस्टोनिया नाम का जो बीमारी होता है उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये शाम को 7 बजे होना था सेशन, लेकिन हो नहीं पाया कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, ये जो रहता है सर्वाइकल एरिया में ना क्या होता है कि, और ये पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस नाम का बीमारी से इसको जानते हैं। हम लोगों ने डिस्टोनिया ये समझा था कि जब सस्टेन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है, या मसल्स में ट्विस्टिंग हो जाता है, या रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं जैसे कंपवात हो रहा है, या फिर एबनॉर्मल पोस्चर हो जाता है, तो उसको हम लोग डिस्टोनिया बोलते हैं। यहाँ पे इनवॉलेंटरली भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी पेनफुल भी होती है,
सिंगल मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है या ग्रुप ऑफ मसल्स, बहुत सारे मसल्स के ग्रुप का होता है। हाथ में होता है, पैर में होता है, कंधों में होता है, शोल्डर्स में होता है। तो इसको हम डिस्टोनिया बोलते हैं। तो इसके एक एक टाइप पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने पहले दिन कल के टाइम पे हमने डिस्टोनिया पढ़ा था। आज हम सर्वाइकल एरिया में जब डिस्टोनिया हो जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि अगर कंधा गला जो है वो एक साइड से ऐसे टेढ़ा हो जाता है तो उसको टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। तो ये एक जगह स्थानिक स्तंभ या ग्रह ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो नेक की मसल्स हैं उसका जो हेड को ऐसे जोड़े हुए रहती है अपने, उसमें इफेक्ट होता है। तो वो जो सिर है हमारा वो ट्विस्ट हो जाता है एक साइड में। वो या तो आगे की तरफ हो जाएगा या लेफ्ट साइड में हो जाएगा या राइट साइड में हो जाएगा। और बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है इसमें। और वेदना के साथ में स्तंभ हो जाता है, सारे मसल्स जो है अकड़ जाते हैं। तो इसमें जो जो टाइप्स है उस पे हम लोग बात करते हैं। सर्वाइकल एरिया मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा से रिलेटेड जितने भी मसल्स है उसमें प्रॉब्लम होती है। मांस में भी होता है, मेद में भी होता है और मज्जा धातु में भी होता है। इसका कारण वगैरह हम लोग देखेंगे, पहले ये बीमारी क्या है वो देखते हैं। तो 82% लोगों को टॉर्टिकोलिस होता है जिसमें जो अपना गला है वो रोटेट हो जाता है। 42% पेशेंट में लैटेरोकोलिस होता है, एक साइड में हो जाता है। 25% लोगों में एंटेरोकोलिस होता है, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में होता है। 29% लोगों में रेट्रोकोलिस होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से मसल्स हैं वो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, स्प्लेनियस कैपिटस, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, लेवेटर स्कैपुली और ट्रेपेजियस मसल और स्क्लेन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें टॉर्टिकोलिस, टोरेटोकैप्यूट, एंटीकोलिस, रेटरोकोलिस, लैटेरोकोलिस, फिर उसके बाद में लैटेरोकैप्यूट, इसी तरह से टॉर्टोकैप्यूट, एंटीकैप्यूट, रेट्रोकैप्यूट, सगैटल शिफ्ट। और जैसे लैटेरोकोलिस है तो उसमें क्या है कि लेवेटर स्कैपुली, सेमी स्पाइनैलिस सर्विसिस, स्क्लैनस मीडियस, ये सब मसल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये आप लोग को दिख रहा है। तो इसका कारण अगर हम लोग देखें, आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बोला है कि एक होता है जो सन्निकृष्ट कारण होता है, एक विप्रकृष्ट कारण होता है। तो सन्निकृष्ट कारण या निमित्त कारण, निमित्त कारण होता है कि या तो तकिया लेके सो गए या फिर मोबाइल गले में ऐसे लगा के और कंटिन्यू बात कर रहे हैं, तो उसके वजह से हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो और भी कारण होते हैं कि मतलब ऐसे जैसे कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, उल्टा पुल्टा सफर कर रहा है और उसका इतना भीड़ है कि कंधा भी सीधा नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यू बहुत देर से कर रहा है, या फिर एक्सरसाइज कर रहा है और वजन उठा रहा है तो ये हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। एक सर्वसाधारण कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। तो और सन्निकृष्ट कारण मतलब अभी हुआ हुआ, या फिर विप्रकृष्ट कारण मतलब बहुत दिनों से। तो बहुत दिनों से अगर कोई इंसान रुक्ष आहार का सेवन कर रहा है, शीत आहार का सेवन कर रहा है, ऐसे खाना खा रहा है जिसमें घी वगैरह नहीं है, घी तेल बिल्कुल भी नहीं खा रहे, रुक्ष ड्राई चीजें खा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठंडी चीजें खा रहे हैं या ठंडी में विहार कर रहे हैं, जैसे बस में है, एरोप्लेन में है, एसी लगा हुआ है और टेढ़ा कंधा करके सो गए और बहुत देर तक सो गए, तो फिर वो सीधा करने में प्रॉब्लम होती है। या अल्प आहार कर रहे हैं, लघु तिक्त कटु कषाय रसात्मक अन्न का सेवन कर रहे हैं, अति मैथुन करना वात का प्रकोप करता है, अति जागरण करना, फिर जो पंचकर्म कर रहे हैं उसका मिथ्या योग होना, जैसे रक्त मोक्षण वगैरह कराया और बहुत ज्यादा खून निकाल दिया तो वो धातु क्षयात्मक होके वात प्रकोप करता है। फिर बहुत प्रकार के जैसे कि विहार में जैसे कि स्विमिंग करना, जंप मारना, या फिर जो ओलंपिक्स में जाते हैं, जो अपने खिलाड़ी लोग जाते हैं वो जेवेलियन थ्रो करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो अगर, और मैंने ऐसे जो पेशेंट देखे हैं महाराष्ट्र के, बहुत सारे लेडीज पेशेंट देखे हैं जो पहले के जमाने में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम था, तो वो लोग क्या करते थे
कि वो पानी का जो ऐसे मटका होता है ना, तांबे का या स्टील का, उसको सिर पे रख के जाते थे, तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो रहा था, और ये भी टॉर्टिकोलिस ऐसा भी सिम्टम उनको दिख रहा था। हिस्ट्री में यही मिला कि उन्होंने बहुत दिनों से वो चीजों का मतलब उपयोग किया है, और उसके वजह से उनको ये विहारात्मक बहुत ज्यादा वजन उठाना कंधे पे, यह भी एक कारण मिला, या बहुत चलना, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, वजन उठा के एक्सरसाइज करना, अति मेहनत करना, धातु क्षय, चिंता, व्याधि के वजह से बहुत कार्शता आना, वेगों का धारण करना, शरीर में आम की उत्पत्ति होना, स्त्रोतोरोध होना, या फिर आघात होना, मर्माघात होना, उपवास करना, वेगवान वाहन से गिर जाना, अगर कोई जा रहा है जैसे लोकल ट्रेन में जा रहे हैं और चोट लग गया, ऊपर पहाड़ से गिर गए, बिल्डिंग से फिसल गए, लिफ्ट से उतरते टाइम या सीढ़ी से उतरते टाइम फिसल गए, या फिर अधिक ऊंचाई से गिर जाना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से वायु का क्षय होता है या फिर आवरण होता है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे आमवात जन्य भी संप्राप्ति हो सकती है, वातरक्त जैसी संप्राप्ति भी हो सकती है, और धातु क्षयात्मक भी हो सकती है, आवरण जन्य भी हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारे मसल्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं कि मतलब वहां पे स्तंभ होता है, जकड़न हो जाती है बहुत ज्यादा। देखिए ऐसे हम, और फिर वो मसल्स हैं, मसल्स के आधार पे ही सारे वर्टिब्रस जुड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ पे वर्टिब्रस में भी ऐसे ये डिफॉर्मिटीज आ जाती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के वहां पे स्नेहांश की कमी होती है, श्लेष्मक कफ की कमी होती है। तो अगर धातु क्षयात्मक, हमें तो वो डायग्नोसिस करना पड़ता है कि क्या मेन हेतु का सेवन कर रहे हैं पेशेंट, तो आमवात जन्य है कि वातरक्त जन्य है कि संधिवात जन्य है या धातु क्षयात्मक है, तो वो हमें देखना पड़ता है। हेतु सेवन अगर हो रहा है और शरीर में, गले में रुक्षता, खरता, परुषता, ये अलग अलग ग्रेड होते हैं, तो वो है, उसके वजह से वायु का संग हो रहा है, रुक्षता की वजह से, खरता परुषता की वजह से, तो धातु क्षय हो रहा है, और रिक्त स्थानों में या स्त्रोतसों में वहां के वायु पूर्ण, वायु भर गया है, तो वात वृद्धि हो जाती है और धातु क्षयजन्य प्रकोप हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है। या स्त्रोतोरोध प्रधान वात व्याधि है, तो पहले तो आम दोष उत्पन्न करने का, जैसे विरुद्धासन है, अध्यशन है, मतलब विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, दूध और नमक, दूध और ऐसी चीजें खा रहे हैं, अजीर्णाशन, बिना भूख के खा रहे हैं, बिना टाइम के खा रहे हैं, संस्कार विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहे हैं, शरीर के साथ में विरुद्ध खा रहे हैं, मतलब विरुद्ध के भी बहुत सारे टाइप बताए, अग्नि विरुद्ध, काल विरुद्ध, देश विरुद्ध, साथ में विरुद्ध, ऐसे बहुत सारे चीजों के विरुद्ध चीजें खा रहे हैं, या फिर अनशन कर रहे हैं, रस शेषाजीर्ण है तब भी खा रहे हैं, और दिन में सो रहे हैं, और सोने के बाद, मतलब आम उत्पन्न करने के सारे हेतु, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आम जब ज्यादा बढ़ेगा और अग्नि मंद है, तो जो आहार रस है उसमें आम चला जाएगा, और वो आम पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, और फिर वो रक्त वाहिनियों के द्वारा जहां जहां श्लेष्मक कफ का स्थान है, तो ये आम दोष और कफ, इन दोनों की बहुत मैत्री है क्योंकि दोनों स्निग्ध हैं। आम जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है, और कफ अच्छा है लेकिन वो विकृत हो जाता है, तो कफ के स्थान पे जैसे एक दोस्त रहता है तो उसके पास दूसरा दोस्त भी, अगर कोई सिटी से आया है, जैसे दिल्ली से कोई दोस्त आया मुंबई में, और उसका दोस्त है मुंबई में और रहने को जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, दिल्ली का दोस्त है वो मुंबई वाले दोस्त के घर में रहेगा। वैसे आम जो है उसका अपना तो कोई स्थान है नहीं, वो कफ वाले उसके दोस्त के पास वो जाके बैठ जाएगा। और शीत गुण का सेवन और हो रहा है, कफ भी बिगड़ रहा है अपने कारणों से, और आम दोष को भी, आम दोष तो है ही, तो स्त्रोतोरोध करता है, और उपस्तंभित वात व्याधि होती है क्योंकि वहां पे वात का विमार गमन होता है, वायु को हटा दिया जाता है और या विकृत कर दिया जाता है, और कफ बिगड़ा है, आम बिगड़ा हुआ है, और वायु को बिगाड़ देंगे तो वो जहां जहां वायु जाएगा वहां पे उपद्रव करेगा, तो वो मसल्स को ट्विस्ट कर देगा या फिर कंपवात कर देगा, अगर मज्जा में जाएगा तो उसका चलत्व बढ़ जाएगा, नहीं तो अगर एक जगह रहेगा तो वो शीतत्व बढ़ा देगा, खरत्व बढ़ा देगा, परुषत्व बढ़ा देगा, और सामवायु की वजह से स्त्रोत वैगुण्य होकर स्थान संशय हो जाएगा, और इस तरह से स्त्रोतोरोध प्रधान स्तंभ और ये टॉर्टिकोलिस नाम का बीमारी हो जाता है।
ये अनुक्त व्याधि है, लेकिन यहाँ संप्राप्ति वही लगानी है कि धातुशयात्मक है या आम वातजन्य है या वात रक्तजन्य है। इस चश्मे से हमें देखना है। और वात व्याधि के लक्षण चरक चिकित्सा स्थान 28 में यही बताया कि संकोच पर्वणाम स्तंभो भेदो अस्त्रम पर्वणाम अपि लोमहर्ष प्रालपश्च पाणि पृष्ठ शिरोग्रह खांज्य पांगुल्य कुब्जत्वम शोषो शोषो अंगानाम निद्रता गर्भ शुक्र रजो नाश स्पंदनम गात्र गुरु गात्रता शिरो नासाक्षी जत्रुणाम ग्रीवाय शपि हुंडनम। देखिए, शिरो नासाक्षी जत्रुणाम, जत्रु शब्द बोला है, जत्रुणाम षष्ठी बहुवचन। इसमें ग्रीवाय शपि हुंडनम, ग्रीवा का हुंडन करेगा या स्तंभ करेगा। हुंडन मतलब वो कंप जैसा होगा। भेद स्तोदस अर्थी आक्षेपो, भेद होगा, तोद होगा और बहुत ज्यादा पेन होगा, आक्षेप होगा। मोहश्च आयास एवच एवं विधानी रूपाणि करोति कुपितो नीला हेतु स्थान विशेषाच भवेद रोग विशेषकृत। मतलब वहां पे संकोच होगा, स्तंभ होगा, जहां जहां वायु बिगड़ेगा, और अस्थियों में भेदनवत पीड़ा करेगा, रोमहर्ष करेगा, और हाथ में, पैर में, पृष्ठ में, सिर प्रदेश में जकड़ने जैसी वेदना करेगा, खंजता करेगा, पंगुता करेगा, कुब्जता करेगा, अंग में शोष करेगा और स्पंदन करेगा और गात्र सुप्तता करेगा। शरीर भाग में जैसे सिर में, नासा में, अक्षी में, जत्रु में, ग्रीवा में वक्रता करेगा। ये सब लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, बस इसको टॉर्टिकोलिस नाम नहीं दिया, लेकिन ये वात व्याधि में लिखा है। फिर तोद करेगा, आक्षेप करेगा, मोह करेगा, श्रम श्वास करेगा, ये सारे लक्षण होते हैं। और हेतु, स्थान विशेष और वात का कौन सा प्रकार विशेष है, इस प्रकार से अलग अलग लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा स्थान है और कौन सी वायु है। तो ऊपर की तरफ प्राण वायु रहती है और उसका डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है इंद्रियों के पास। तो यहाँ पे प्राण और उदान और व्यान भी कहीं ना कहीं विकृत है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसमें हमें उपस्तंभित वात व्याधि या निरुपस्तंभित वात व्याधि, उसको हमें कंसिडर करना है। अगर आम है बहुत ज्यादा, अब आमावस्था है, साम है, उपस्तंभित वायु है, तो हम वहां पे दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे, जो हम आम बात की चिकित्सा में उल्लंघन करेंगे। संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जन, पहले निदान परिवर्जन करेंगे और उसके बाद में लंघन पे रखेंगे। रस जानाम विकाराणाम लंघनम परम औषधम, ये रस धातु के ही विकार है, तो पहले क्योंकि रस से ही वो चला गया है आम, तो उसमें लंघन कराएंगे। आमाशय में जो बहुत ज्यादा आम है, आम का आशय है, वहां पे आम का पाचन होगा और उसके बाद और कोष्ण जल पे रखेंगे, टाइम देंगे। तो उसके बाद में फिर हम दीपन पाचन द्रव्य देंगे, अनुलोमन करने वाला द्रव्य देंगे। उसके बाद जब निरामावस्था आ जाएगी, भूख लगने लगेगी, और भूख भी लगना है तो संसर्जन क्रम की तरह मंड पे या विलेपी या यूष पे रखना है, गर्म पानी पे रखना है। जब भूख लगने लगेगी तब वहां पे शुद्ध वायु की चिकित्सा करेंगे। तो उसमें हमें शुद्ध वायु के लिए क्या बोला है, जो शुद्ध वायु या निरुपस्तंभित वात व्याधि है या धातुशयात्मक वात व्याधि, धातुशय तो होता ही है इसमें, तो उसमें हमें स्नेहन चिकित्सा करनी है। यहाँ पे आम नहीं, अग्नि बढ़ गया है। स्नेह से वायु का नाश होता है, क्योंकि वायु का रुक्ष गुण है, तो वहां पे वायु और स्नेह जो भी है, तेल वगैरह, वो कैसे हैं कि उष्ण रहते हैं, वायु का शीत गुण को कम करते हैं। स्नेहन करेंगे, बाह्य स्नेहन, आभ्यंतर स्नेहन। धातु क्षय की वजह से शरीर में रुक्षता आ गई है, खरता आ गई है, परुषता आ गई है, तो स्नेहन से स्निग्धता आएगी, श्लक्षणता आएगी, मृदुता होगी, और वायु का संग खत्म होके अनुलोम गति वायु को प्राप्त होगी। वायु नॉर्मल दिशा में सर्कुलेट होने लगा, और जहां पे जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहां पे स्नेहन होगा, नस्य देंगे, अभ्यंग करेंगे, बस्ती देंगे, तो उससे श्लेषा कफ प्राकृतिक रूप से तैयार होगा। आम निकल गया है, जो उसका दोस्त है वो चला गया है, अब आम जो है उसको हम अच्छा कर रहे हैं। आम, सॉरी, कफ को हम अच्छा कर रहे हैं, सॉरी, आम को हम निकाल दिए आम का पचन करके, और कफ दोष को हम अच्छा कर रहे हैं। तो रस धातु को हम अच्छा करेंगे तो कफ भी अच्छा होगा, क्योंकि कफ जो है वो रस से, रस का मल ही बताते हैं। रस का या तो विकृत होता है या प्राकृतिक, कफ तो बनता है रस से ही बनता है। तो हम यहाँ पे रस धातु को अच्छा करेंगे, रस पाचक देंगे, रक्त पाचक देंगे, अस्थि मज्जा पाचक देंगे। उसके बाद स्नेहन जितना हो सके उतना करना है पचने के हिसाब से, तो स्नेहपान, अभ्यंग, शिरोबस्ती, कर्ण पूरण, अनुवासन बस्ती, इन सब से, ये सब मेथड से हम स्नेहन करते हैं। और स्नेह की योनिया क्या है, घृत तेल वसा मज्जा, जो वहां पे उत्कृष्ट है
पेशेंट के हिसाब से वो देंगे। और तेल जो है सबसे उत्कृष्ट होता है, क्योंकि तेल वातग्न है, वैवाही है, उष्ण है, गुरु है, स्निग्ध है, संस्कारों से और अधिक गुणकारी हो जाता है। वातग्न गणों से सिद्ध तेल का हम नस्य दें, कर्ण पूरण करें। और कर्ण पूरण का क्या महत्व है कि पक्वाशय कटी सकते श्रोत्रास्ति स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधारम विशेषता। जब कर्ण को बोला है कि बात का स्थान है, हम पक्वाशय में तेल डालते हैं बस्ती के रूप में, स्पर्शनेंद्रिय में अभ्यंग करते हैं, वैसे कान भी जो है बात का स्थान है, वहां पे हम तेल डालेंगे तो वो पूरे सब जगह जाएगा। इसी तरह से नस से भी वो रास्ता है जिससे हम लोग स्नेहन कर सकते हैं। तो नस से और कर्ण पूरण करने से, अभ्यंग करने से, नाड़ी स्वेद देने से, जहां पे आम बात है तो वहां पे बालू का स्वेद करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि वहां पे बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं जो वात का शमन करते हैं। तो मधुर अम्ल रस के मधुर विपाकी शीतवीर्य गुरु और बल्य, जैसे बला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, माश है, कुष्मांड है, अभ्रक भस्म है, लौह भस्म है, भंग भस्म है, रौप्य भस्म है, स्वर्ण भस्म है। और फिर मासरस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से बला पुट्टली शालीषष्टिक पिंड से देंगे, अश्वगंधा रिश देंगे, महामाश तेल से नस्य और अभ्यंग करेंगे, नारायण तेल, शतावरी कल्प, कुष्मांडावले, महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, हेमगर्भ, वसंत कुसुमाकर, इनका अनुपान दूध या घृत शर्करा रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और स्वेदन करना है तो नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, ये सब दे सकते हैं। स्नेहन स्वेदन करने से जो भी टेढ़ापन आ गया है वो सब ठीक होता है, लेकिन इसको टाइम लगता है। ऊपर से अगर वहां पे उपस्तंभित वात व्याधि है तो वहां पे, मतलब आम वाला है तो वहां पे गुग्गुल के कल्प बहुत अच्छा रहता है। जैसे कटु तिक्त, और वो भी लंघन करने के बाद जब भूख लगने लगी तो कटु तिक्त रस का गुग्गुल है, कटु विपाकी, उष्ण वीर्य है, लेखन करने वाला है। तो वहां पे हम लोग, और वो वहां पे हमें गुग्गुल से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी चाहिए, इन्फ्लेमेशन जो हुआ है। तो महायोगराज गुग्गुल जो है वह बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से वो बृहन करता है क्योंकि रॉप पे युक्त तो रहता है। त्रिफला गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमें आम बात में काम करना है तो त्रिफला गुगुल जो है वो दीपन पाचन भी है और अनुलोमन करता है। त्रिफला और त्रिकटु डाला हुआ त्रिफला गुगुल बहुत अच्छा होता है। त्रिकटु है पिपली और शुंठी और मरीच। और उसी तरह से रासना, दशमूल, गुड़ुची, देवदार, एरंडमूल, लहसुन, आमवाद जन्य जो है, हिंग, भल्लातक, कुपिलु, वत्सनाभ, त्रिफला, त्रिकटु, ये सब बहुत उपयोगी है। इस तरह से कल्पों में योगराज गुगुल, कैशोर गुगुल, अमृता गुगुल, रासना गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, रासनादिक्वात, महारासनादिक्वात, दशमूलक्वात, दशमूलारिष्ट, भल्लातकासव, देवदारवादिक्वात, गंधर्वकी, लशुनादिवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, महावाद विध्वंसक रस, महावाद विध्वंसक रस, एकांग वीर रस बहुत अच्छा काम करता है, एक अंग में हुआ है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। आम पाचक वटी बहुत अच्छा काम करता है। आम वातारी रस बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें आहार भी लघु, द्रव और उष्ण होना चाहिए। दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध पेया दें या फिर युष दें। लहसुन, हिंग, अदरक डाल के दाल का पानी युष दें। विशेषतः कुल्थी का युष सबसे उपयोगी है। उसी तरह से इसमें हम लोग को और क्या दे सकते हैं, तो हम लोग जैसा अवस्था है उस हिसाब से, अगर जैसे आम पच रहा है तो वहां पे महामाश, महा विषगर्भ तेल से अभ्यंग कर सकते हैं, मूरी वेणा तेल से कर सकते हैं। फिर आम का पचन हो गया है तो वहां पे स्तंभ है तो कोट्टम चुक्की आदि तेल से कर सकते हैं अभ्यंग। तो धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम नहीं ठीक होगा। नस से देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस पर आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। डॉक्टर वैद्य शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मेरी आवाज आ रही है? शशि मैडम, हाँ आपको जी सर, डायग्राम गुड देख इवनिंग के, सर। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने। जी सर, थैंक यू सर। हाँ तो आप कुछ बताइए ना, इसमें मर्म कौन से कर सकते हैं जो सर्वाइकल टॉर्टिकोलिस है? सर इसमें जो है अंश मर्म बहुत बढ़िया काम करेगा, और मेनली हाथ के तो पूरे ही मर्म कर देना चाहिए। तो अंश मर्म अगर करते हैं, खास करके कोई शोल्डर रीजन के बाद में साथ में पीछे जो है नेक रीजन के जो मसल्स हैं वो सारे करें, योगासन करें, और जो आपने हेतु सारी चीजें बताया उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं सर। मैं सर बाद में दिखाती हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। और मुनमुन जी, आप कैसे हैं? आपका एग्जाम हो गया? कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं, आपके जो पेशेंट चल रहे हैं। डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सीपीडी के 2 पेशेंट चालू है अभी।
अच्छा, उनका यूरिन आउटपुट वगैरह और बाकी आपको तो बहुत। स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ। हेलो। स्पॉटलाइट कर दिया आपको। हाँ, हाँ सर। बताइए सर। हाँ। हाँ, मेरे पास अभी दो सीकेडी के पेशेंट है, डायबिटिक के बाद सीकेडी हुआ है उनको, क्रोनिक रीनल फेल्योर है। तो मैंने उनको अभी दवा चलाई है। तो उसमें रक्त पाचक, मेदोपाचक चलाया है, आम पाचन के लिए दिया है, आम पाचक वटी वगैरह दिया है। बाद में चंद्रप्रभा गोक्षुरा दिया और पुनर्नवा चलाया है। और उनको मैंने जरा पंचभौतिक से चिकित्सा किया था, तो गणनाद आया था इधर यकृत के ऊपर, तो मैं पहल त्रिकादी सुबह 6 बजे और शाम को दिया है। और एक को गॉल ब्लैडर स्टोन था, वो तो आपसे मैंने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते। अभी उसको बहुत अच्छा रिलीफ है। मैं उसको ये द्राक्षा आंवले और गुलकंद चालू किया है, खाने के पहले और खाने के बाद। तो उससे उसको बहुत बढ़िया रिलीफ मिला है, खाना भी अच्छा है, और उसका स्किन कलर और वो यूरिन आउटपुट बढ़ गया है अभी। बहुत अच्छा। अच्छे रिजल्ट है, और वो दूसरे को अभी कल से दवा चालू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। हम्म। आपका प्रैक्टिस तो अच्छा हो गया है सर, बहुत मजा आ गया। मेरे को एक पतंजलि का सेंटर में कॉल किया है, मैं भी 1 महीने से उधर भी बैठता हूँ दोपहर में। अरे वाह, आपको हाँ। मजा आ रहा होगा। पतंजलि में हाँ, पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट एक बहुत महीने होंगे। में 90 पेशेंट देखे सर मैंने उधर। बहुत बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू हाँ, सर। और पूरा प्योर आयुर्वेद से कर रहे हैं। प्योर आयुर्वेद से कर रहा तो पतंजलि वाले पंचकर्म के लिए भी भेजते हैं आपको। हूँ। पंचकर्मा का सेंटर नहीं है उधर, सिर्फ हाँ। कंसल्टिंग है बस। हाँ जी। बाकी कुछ नहीं। आप खुश है ना सर, जो भी कर रहे हाँ, हैं? खुश है। और जो वो हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया ना पूरा? हाँ, उसका कुछ इशू नहीं है अभी। अच्छा, मतलब आपका अग्नि अच्छा है, मतलब हाँ। सब ठीक है। आपका जीभ अभी दिखाइए सर, जीभ दिखाइए। हाँ, थोड़ा शाम है। थोड़ा सा शाम है। थोड़ा हम्म। दीपन पाचन और लंघन कर लीजिए कल के दिन हाँ, और। मैं विरेचन लेता हूँ हफ्ते में एक बार तो भी, हाँ, कंटिन्यूस। आप फ्रेश दिख रहे हैं पहले से। हाँ, मैं सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक काम ही चलता है। हाँ, थोड़ा सा लंघन करके और आम पाचन कर लीजिए। चलेगा सर, चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए और किसी से बात करते हैं। डॉक्टर दिनेश सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? वो मैं ना असली में ये किया था, मेरा लैपटॉप में एक बार कॉफी गिर गया था, तो वो मैंने कीबोर्ड चेंज कराया था। उसके बाद 5,000 का उसमें वो लगा खर्चा। उसके बाद में मेरा लैपटॉप बंद ही हो जा रहा था, पता नहीं क्या। तो मैंने फिर उसको पूरा फॉर्मेट कराया, कुछ नया क्या क्या डाला, उसमें भी 5,000 खर्चा हुआ। तो फिर ये जूम ही नहीं ऑन हो रहा था। और जूम ऑन कर रहा था, मैं जो आईडी से ज्वाइन हुआ वो फेसबुक पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया। धीरे धीरे अभी हो गया। अभी बहुत मेहनत किया इसको ठीक करने का, हो गया। ठीक है, डॉक्टर प्रीति मैडम जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? आपके वो पेशेंट का कुछ बताइए। मैं थोड़ा कुछ और दवाई बता देता हूँ। ये जो हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, सर्वाइकल डिस्टोनिया, इस पे हम और क्या क्या दे सकते हैं उस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम लोग इसमें अष्टवर्ग कषाय दे सकते हैं, अगर रक्त धातु को अच्छा करना है तो। फिर हम लोग इसमें विदार्यादि ब्रीहण करना है, धातु से आत्मक संप्राप्ति को ठीक करना है तो हम लोग विदार्यादि कषाय दे सकते हैं। महारत्नादि कषाय में शुंठी डाल के दे सकते हैं। माशबला आत्मगुप्तादि कषाय दे सकते हैं शुंठी डाल के। फिर प्रसारण्यादि शीर कषाय, अगर वात्रक्ति जैसी संप्राप्ति है तो प्रसारणी का शीर पाक हम दे सकते हैं। और उसके बाद में लता करंज का शीरपाक दे सकते हैं। बृहति या स्थिरा, उसका शीरपाक, अगर वहां पे कंपवात जैसे सिम्टम है तो वहां पे स्थिरा मतलब बृहति, उसका हम लोग शीरपाक दे सकते हैं। बला चूर्ण खाने को दे सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण, लवंग चूर्ण। फिर उसके बाद में नस्य के लिए हम लोग यहाँ पीने के लिए सहस्रादि तेल, रासना दशमूल तेल, लाक्षादि तेल, लाक्षादि तेल से बहुत अच्छा फायदा होता है। शीर वाला तेल पीने के लिए भी थोड़ा एक एक चम्मच सुबह शाम, ज्यादा नहीं। और नस्य के लिए अभ्यंग के लिए कर सकते हैं। रस औषधियों में हम लोग वहां पे रीजनरेट करना है, डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से हो रहा है तो पूर्ण चंद्रोदय रस। फिर उसके बाद में वात कुलांतक रस दे सकते हैं। फिर स्वर्ण भस्म दे सकते हैं। फिर अवलेह में हम लोग धातु कल्प रसायन, अश्वगंधा लेहम दे सकते हैं। अभ्यंग करा सकते हैं जब निराम है अवस्था, निरुपस्तंभित वात व्याधि है तो धानवंतर तेल, सहचरादि तेल, प्रभंजन तेल, माश तेल,
विषमुष्टि तेल, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, धानवंतर तेल, और प्रभंजन तेल, सहस्रादि तेल, शिरोपिचू रख सकते हैं हम लोग, क्षीरबला तेल, सहस्रादि तेल। उसके बाद में हम लोग धारा गिरा सकते हैं वहां पे जहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे क्षीरबला तेल का या बला गुडुचियादि तेल या धानवंतर तेल का वहां पे धारा गिरा सकते हैं। तो जितना वो एब्जॉर्ब होगा उतना फायदा होगा। बस्ती में राजयापन बस्ती, माधु तैलिक बस्ती, द्विपंचमूलादि बस्ती, इन सब से बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन टाइम लगता है इसको पूरा ठीक होने में। पहले हेतु देखना है और एक्यूट है क्या कि क्रॉनिक है। टॉर्टिकोलिस के पेशेंट मैंने देखे हैं, जो लोग हांडा उठाते हैं ना, कलशी और हांडा, जो लेडीज, उनको बहुत दिनों के बाद ये ऐसे प्रॉब्लम देखा है मैंने, जो मटका टाइप उठाते हैं। नस्य में शीरबला तेल, कार्पास इत्यादि तेल, माश तेल, राशना दशमूलादि घृत, लहसुन रसायन, ब्राह्म रसायन, ये सब देने से फायदा होता है। चलिए, आप लोग और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आज आप लोग शायद कृष्ण जन्माष्टमी में सब लोग बिजी हैं। डॉक्टर राम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रीति मैडम, भोसले सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। अभी हमारा 35 मिनट का ही सेशन। सर हाँ वैसे बोलिए। शायद आपने बता दिया होगा, मैं शायद कल अटेंड नहीं कर पाया। तो इसमें मतलब पार्किंसन में और इसमें क्या फर्क है जी, हम कैसे लक्षण देख सकते हैं इसके पार्किंसन ऊपर? में तो कम पवात होता है और उसमें डोपामाइन सिक्रीट नहीं होता है। डोपामाइन सिक्रीट ना होने की वजह से इंसान को मेमोरी लॉस होता है। जैसे वो 40 साल पहले, मैंने जो पार्किंसन के पेशेंट देखे हैं, वो पुराने उसमें चले जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन रहता है, तो वहां पे शयात्मक संप्राप्ति रहती है, स्त्रोतोरोध रहता है। तो वहां पे या तो कंपन करेगा, मेमोरी लॉस होगा, पास्ट मेमोरी में इंसान चला जाता है। वहां पे प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऐसा बोला जाता है। और ये जो है डिस्टोनिया, हाँ पार्किंसन जैसे सिम्टम है, कंपवात वगैरह है, लेकिन पार्किंसन अलग प्रॉब्लम है और ये डिस्टोनिया अलग है। इसमें मसल्स में या तो ट्विस्टिंग हो जा रही है, और या फिर इसमें मतलब कंपन हो रहा है, स्तंभ हो रहा है, ये हो रहा है। पार्किंसन जो है वो शुद्ध मज्जागत है, और ये डिस्टोनिया मांस, मेद और मज्जा, ये तीनों है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि पार्किंसन है कि ये डिस्टोनिया है ना सर? फिर पार्किंसन में जो मैं बताऊं, पार्किंसन के बारे में बताऊं? नहीं, बस ये है कि पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे उसको देखेंगे कि भी ये डिस्टोनिया का पेशेंट है या पार्किंसन का, हाँ, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से। टॉर्टिकोलिस जो है ना, उसमें गला टेढ़ा है पेशेंट का। तो टॉर्टिकोलिस भी हो सकता है, पार्किंसन, दोनों बीमारी हो सकती है, अलग अलग हो सकता है ना? इसमें ऐसे कंधा, गला है ना, ऐसे टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है, सीधा नहीं रहता। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पेन होता है उसको। अब देखिए ये सिम्टम्स, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए डेफिनेशन। सर्वाइकल डिस्टोनिया ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस इज ए पेनफुल कंडीशन इन विच योर नेक मसल कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंटरली, कॉजिंग योर हेड टू ट्विस्ट और टर्न टू वन साइड। मतलब ये एक इनवॉलेंटरली एक्शन होता है, कंडीशन होता है, पेनफुल कंडीशन होता है। नेक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाएंगे या टर्न हो जाएंगे एक साइड में। सर्वाइकल डिस्टोनिया कैन ऑल्सो कॉज योर हेड टू अनकंट्रोलेबली टिल्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा या पीछे की तरफ। ए रेयर डिसऑर्डर दैट कैन ऑकर एट एनी एज, सर्वाइकल डिस्टोनिया मोस्ट ऑफर ऑकर्स इन मिडिल एज पीपल, वुमेन मोर देन मैन। स्त्रियों को जल्दी होता है, और ये कोई भी एज में हो सकता है, मिडिल एज लोगों को ज्यादा होता है। सिम्टम्स जनरली बिगिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो बढ़ता है, एंड देन रीच ए पॉइंट वेयर दे डोंट गेट सब्सटेंशियली वर्स। मतलब वो एक ऐसे जगह पे चला जाता है कि उससे ज्यादा और वर्स्ट नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीक लेवल पे चला जाता है। अब एलोपैथी साइंस क्या बोलता है? देयर इज नो क्योर फॉर सर्वाइकल डिस्टोनिया, कोई क्योर नहीं है। दिस डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर समटाइम्स रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट, अपने आप ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है, बट सस्टेन रेमिशंस आर अनकॉमन, मतलब वो बाद में फिर से आ सकता है। कभी कभी इंजेक्टिंग botulinum toxin into the affected muscle often reduces the signs and symptoms of cervical dystonia. Surgery may be inappropriate in few cases, कभी कभी सर्जरी करना पड़ता है, नहीं तो वो इंजेक्शन दे दिया तो हो जाता है। और क्या बता रहे हैं? The muscle contractions involved in cervical dystonia can cause your head to twist in a variety of direction including, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट करता है हेड को। चिन टुवर्ड्स शोल्डर,
जो अपना चिन है ना नीचे का थोड़ी, वो जो अपना चेहरे का लास्ट है वो शोल्डर की तरफ हो जाएगा। ईयर टुवर्ड शोल्डर, chin straight up, chin straight down. The most common type of twisting associated with cervical dystonia is when your chin is pulled towards your shoulder. शोल्डर की तरफ चिन चला जाता है। अब इसको हम पैरालिसिस नहीं बोलेंगे, पैरालिसिस में तो पूरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मसल्स का प्रॉब्लम है। सम पीपल एक्सपीरियंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ एबनॉर्मल हेड पोस्चर्स, हेड का पोस्चर है ना एबनॉर्मल हो जाएगा कॉम्बिनेशन में। ए जर्किंग मोशन ऑफ हेड ऑल्सो में ऑकर, वायु का चल गुण भी बढ़ गया शीत के साथ, तो स्तंभ के साथ जर्किंग होगा, वहां पे कंपन होने लगता है। मैनी पीपल हु हैव सर्वाइकल डिस्टोनिया आल्सो एक्सपीरियंस नेक पेन दैट कैन रेडिएट इनटू द शोल्डर। वहां पे नेक पेन होता है और शोल्डर तक पेन जाता है, रेडिएट करता है। अब इसको अववाहक और विश्वाची भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे फ्रोजन शोल्डर होता है, लेकिन ये सर्वाइकल एरिया में हो रहा है। द पेन फ्रॉम सर्वाइकल डिस्टोनिया कैन बी एग्जॉस्टिंग एंड डिसेबलिंग, मतलब वो पंगुता या बहुत ज्यादा थकावट करता है, इंसान थक जाता है, क्योंकि आप गला को टेढ़ा रखेंगे तो कितना देर, और जो लोग मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं ना, कान में रख के और गाड़ी चला रहे हैं, कान को टेढ़ा करें, उनको ये जल्दी जल्दी होता है। चलिए आदरणीय मुनमुन जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहेंगे? जी प्रणाम सर। हमारे एक आप पेशेंट आए आए थे सर, उनका थोड़ा केस टेकिंग। चलिए। हाँ, जी सर। राहुल कुमार जी, आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए। राहुल जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। चलिए आपका आप नमस्ते। हाँ, मैं एक मिनट आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। डॉक्टर जी शशि जी। मैडम से बात करेंगी। डॉक्टर शशि मैडम, आप थोड़ा केस टेकिंग कर दीजिए प्लीज। जी सर, जी सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या तकलीफ है आपको? ये हमारे भाई साहब हैं, इनका ये शोल्डर जो है पूरा नहीं उठ, एक बार ठीक से करके दिखाइए। अच्छा, इतना ही उठता है? ये कब से तकलीफ हुई है? लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ। तो कुछ याद है लास्ट 3 मंथ पहले क्या ऐसा हो रहा था कि बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहे थे? कई बार ऐसा होता है, नहीं कुछ इंजरी के केसेस भी होते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या इसी पर मतलब सर रख कर सो वगैरह गए, ऐसा कुछ नहीं है? ठीक ये है। धीरे धीरे तो लगा कि कुछ मेरा ये फ्रीज हो गया, फ्रीज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे लगा कि इसमें वो है। और ये बहुत तो क्या? ज्यादा था, अब तो कम हुआ है। पहले तो इतना इससे ज्यादा नहीं हो रहा था, इससे ज्यादा। अच्छा, अब तो मैं ऐसे हो रहा है। तो ये अपने आप ऐसा हुआ कि मेडिसिन लेकर के तब ऐसा हुआ है? नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं लिया है। अच्छा, कहीं और भी दिखाया इसका? कुछ एक्सरे एक्सरे हुआ उसमें तो कहीं कोई फाइंडिंग तो नहीं है? नहीं, चलिए ठीक है। तो होम्योपैथिक एक बार कुछ मेडिसिन लिया था। हम्म, ओके, होम्योपैथिक मेडिसिन आपने लिया। का ये सब लिया था। कंप्यूटर वगैरह हाँ पर ज्यादा लेकिन लंबा तो बैठ कर खाना काम भी नहीं करते? हाँ, सिटिंग रहता है, ठीक ठाक रहता है। नहीं, ऐसे कंप्यूटर पर फील्ड तो में भी ज्यादा है, नहीं लेकिन है, सिटिंग स्क्रीन भी ठीक वर्क ठाक। वगैरह? हाँ स्क्रीन हाँ वर्क हाँ। तो अच्छा, स्क्रीन वर्क ज्यादा है। और आपकी जो स्टूल है, पॉटी है, उसमें स्टिकीनेस वगैरह तो नहीं है? स्टिफनेस नहीं है ना इसमें, मतलब खिंचाव टाइप का है कि नहीं, लगता है कि नहीं नहीं, पेन होता था जैसे आपका इस आवाज थोड़ा करवट सा सोने पे साफ नहीं आ रहा, थोड़ा सा पहले नेटवर्क एरिया में बहुत आइए ज्यादा प्लीज। दर्द होता था। अब अभी भी होता है, लेकिन उतना। अब आ रही है सही आवाज? मैं बोल रहा हूँ हाँ, ना अभी आ रही है। कि जैसे पहले हाथ है। तो ये बोल लीजिए आप पहले। पहले इस करवट तो पहले मैं सो भी नहीं पाता था। हम्म, अब तो सो भी पाता हूँ, अच्छा। पहले क्या ज्यादा वहां दर्द होता टच था। टच करने से लगता है कुछ स्वेलिंग वेलिंग है? बाहर से कुछ भी नजर आता है हाँ, कि नहीं? बाहर स्वेलिंग से सब कुछ हल्का ठीक हल्का है? तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है। मतलब ठीक है। मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जो आर्म से ऐसे ट्विस्ट नहीं हो जाता, वैसा इनका ट्विस्ट टाइप से हमको दिख रहा है। हो सकता है कहीं जर्की मूवमेंट्स भी कई बार हो जाती हैं। तो सर अभी आपकी एज कितनी है? 45। 45। ठीक है। रात में लगभग कितने बजे सो जाते हो आप? 11 o'clock लगभग। अच्छा, और अगर ज्यादा रात अगर सोते हो तब? नहीं, ज्यादा रात नहीं सोते, ठीक है। 10-11 के बीच में और सो जाता हूँ। अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हैं आप?
5.5 के करीब में। अच्छा, 6 तो लास्ट और है। पेट रोज अच्छे साफ हो जाता है आपका? हाँ हाँ, लगभग लगभग, कभी कभार महीना 2 महीना पे कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसे ठीक ही। अच्छा, और कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं नहीं। और बीपी शुगर वगैरह? हाँ, बीपी है। बीपी पिछले 10 साल से है। तो शुगर 10 साल से बीपी। एम्लोसेफेटिक चलता है, एक ही दवा है, एक ही मेडिसिन। अच्छा, वो भी चलता है। तो एम्लोडिपिन एक 10 ही साल से खा रहे हो, है ना? हाँ, एक ही मेडिसिन चलता है जो है एम्लोसेफेटिक। ठीक है। तो 10 साल से बीपी की दवा चल रही है। तो हम्म। क्या परेशानी है? स्ट्रेस ज्यादा है, नींद अच्छी नहीं आती कि पेट नहीं साफ होता था, क्या तकलीफ थी? नहीं नहीं, उस समय प्रॉब्लम आया था 2014 उधर करीब में। अब तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, नींद उन बहुत अच्छी आती है हमको। मेरा वॉकिंग नहीं, है नाइट तो में। फिर दवा क्यों नहीं बंद हुई? नहीं, बीपी की दवा उन्होंने बोला कि नहीं बंद करेंगे, वो बंद नहीं होगा आपका। आपको बहुत कम पावर का है एम्लोसेपेटी, लेकिन वो चलेगा ही, वो बंद नहीं। बीपी अप डाउन भी होता है ना, बीपी तो। ठीक है। अच्छा, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो आप? 8 बजे करीब में, 8:30, 8:30। 9 साढ़े बजे आठ बजे निकल करते जाता हूँ हो? मैं इसको ऑफिस के लिए। ठीक है, तो 8:30 बजे आपको भूख लगी होती है? हाँ हाँ, 1-2 और रोटी फिर जरूर खाता हूँ। नहीं, वो अलग बात है, आपको भूख अच्छी सी लगी होती है? भूख लगा रहता है कि नहीं, कैसे खाते हैं? जबरदस्ती खाते हैं हम लोग तो। हाँ, हम लोग जबरदस्ती ये खाते हैं। हाँ, तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिर लंच कितने बजे करते हैं? लंच के समय भूख लग जाती है भाई हमको, 1:30 बजे अच्छा, करीब में। लंच के टाइम। ठीक हाँ, है, और फिर डिनर कितने बजे करते हैं? डिनर 9 बजे करीब में, 8:30, 9। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ जी। हेलो राहुल जी। हेलो। हेलो। अपना रवि जी भाई साहब, अपना और वीडियो बंद कर लीजिए तो आवाज आएगा। आपका फंस रहा है, नेटवर्क थोड़ा इशू है। वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ हाँ जी राहुल जी। हेलो। हाँ, अब आएगा। राहुल जी। भाई कोई आवाज नहीं आ रहा है, नो साउंड एट ऑल। हेलो। मुनमुन हाँ जी, राहुल आपके जी, आवाज जा रही। पेशेंट। जी जी, बताया जाए। हाँ, अब आ रहा है। मैं पूछ रही थी कि रात को भूख लगी होती है आपको? जी जी जी। अच्छी भूख लगी होती है? हाँ हाँ। हाँ हाँ, रात में भूख जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। अल्कोहल वगैरह कोई नशा पानी? नो नो नो। नहीं, कोई नशा नहीं है। अच्छा, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज वीक में कितनी बार खा लेते हैं? है। वीक में 4 दिन। अच्छा, वीक में 4 दिन। तो नॉन वेज किस टाइम खाते हैं, सुबह की दोपहर की शाम, कि जब तीनों मिल टाइम खा गया सकते तब, जब जब मिल गया तब रगड़ देंगे। हैं? नहीं, जनरली आप किस टाइम खाते हैं? रात में ही होता है, क्योंकि फैमिली सब रहती है तो रात में ही। ठीक है सर। अभी जनरली सर रात मेरी में। तरफ से हो गया है। कोई और हम्म। कुछ इनसे पूछना चाहे तो पूछ दे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शुरुआत कैसे हुआ था सर, राहुल जी? राहुल जी नहीं, राहुल जी के भाई के साहब के रवि अच्छा, भाई, जी। ये रवि रवि। कैसे? हाँ ठीक है। ये शुरुआत कैसे हुआ था, क्या हो गया था? नहीं, लगा धीरे धीरे कि फ्रीज कर रहा है मेरा राइट साइड शोल्डर। शोल्डर। ठीक है, आप भूख लगने पे खाना खाते नहीं हैं कि नहीं बिना भूख के खाते हैं? नहीं नहीं, दिन में भूख लगती है, रात में भी भूख लगती है। सवेरे ब्रेकफास्ट में चूंकि निकलना है 9 बजे, तो हम उसको ये समझते हैं कि कुछ खा लो भाई। नहीं सर, उसको बंद कर दीजिए, कुछ खा लो भाई ऐसे नहीं करना है। शरीर हम्म। नहीं मांग रहा है, वो खा रहे हैं, तो जो जी जी। अपच है ना वो जाके कंधे में जाके जमा हो गया है, और उसके वजह हम्म। से ये प्रॉब्लम है। अच्छा। जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो फॉलो करेगा, कुछ नाक में तेल डालने के लिए दिया जाएगा, वो डलवाइए। और कुछ ठीक। तेल मालिश के लिए, स्टीम के लिए, उससे ठीक हो हाँ, जाएगा। लेकिन बिना ठीक। भूख के नहीं खाना है आपको। ठीक। हाँ, भले 4 दिन ना खाएं तो भी चलेगा, भूख हम्म। लगने ही खाना है। ठीक।
ठीक है सर, तो आप अभी लीव हो जाइए, मैं मुनमुन जी को ट्रीटमेंट बता देता हूँ। हाँ, और सर मेरा, राहुल हम बोल रहे हैं, मेरा भी सर था कि आपका चेहरे पे स्कार्स आ गया हल्का हल्का। एक और बार ये दिखाइए, कोविड वीडियो ऑन करके दिखाइए। और ये कोविड के बाद हुआ है। एक मिनट सर, ये देखिए यहाँ दिखेगा सर आपको, इधर और इधर हो गया सर, इतना दूर बस। आप दूध कितना पीते हैं? दूध तो सर हम कुछ दिन से मना कर दिए। स्किन के एक डॉक्टर से दिखवाए थे तो मना कर दिए थे, तो हम दूध लेना बंद कर दिए हैं। अभी ना, पहले एक जब, साल एक साल से हम मना किए, बंद कर दिए हैं सर। हाँ तो लेकिन कब लेते थे दूध? दूध तो सर हम डेली आधा लीटर पीने वाले आदमी, आधा से 1 लीटर बजे पी जाते थे। कितना बजे? आधा लीटर सुबह शाम में तो जरूर दूध पीते थे सर। और खाना कब खाते थे, शाम को, सुबह? खाना हम सर शाम में, हम ऐसे, मेरा सुबह से दिनचर्या रहता है, सुबह 7 बजे उठते हैं सर हम। हम्म। ठीक है, फ्रेश होते हैं। हम्म। उसके बाद मूंग चना फल फूल खाते हैं। हम्म। उसके बाद अपना रेडी उडी होते हैं 9 बजे। और हम्म। रेडी होकर ऑफिस निकलने से पहले 2 रोटी का नाश्ता करके निकल जाते हैं। भूख लगने पे खाते हैं कि बिना भूख के? अब सर जबरदस्ती खाना रहता है, क्योंकि पूरे दिन हाँ, फिर ये भी समय नहीं गलत है। मिलता है। ये भी गलत है, बिना भूख के खा रहे हैं। जी ठीक। जी और जी ये जो दिमाग में बैठा है ना कि अगर नहीं जी खाएंगे तो पूरा दिन निकालना है, तो जी पूरा दिन निकालना है, तो इसका मतलब बिना भूख के आग नहीं जलाए और आप खिचड़ी पका रहे हैं, तो पकेगा जी। क्या? नहीं फिर नहीं सर। नहीं पकेगा तो फिर वो क्या होता है, स्किन खराब होता है। फिर जी, उसके बाद क्या करते हैं? दूध कितना बजे पहले पीते थे, पहले का बताइए। पहले हम शाम में, हमको जरूर आधा लीटर दूध चाहिए था सर। हाँ, तो डिनर कब करते थे और दूध कब पीते थे? डिनर 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 हमारा वही रात में ही 8 साढ़े 8 9 बजे डिनर हो जाता था, शुरू से ही मेरा आदत रहा है। हाँ। ठीक और है, नौ दूध, 9 बजे तक मेरा डिनर शुरू से रहा है, हो जाता था। और हाँ डिनर मतलब खाना खाते समय हम दूध रोटी जरूर खाते थे। हाँ, तो दो सब्जी रोटी भी और खा रहे उसमें हैं, आधा लीटर। हाँ दाल ना भी खा रहे हैं, सब्जी, सब्जी भी खा रहे हैं। सब्जी मिले चाहे नहीं मिले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो लेकिन 2 रोटी और उसमें दूध हमको चाहिए, एकदम प्लेन दूध, उसमें कोई चीनी शक्कर नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जब रोटी ले रहे हैं तो अचार नमक वाला चीज नहीं को, नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ सादा दूध और रोटी। जो भूख लग 9 बजे जो खाने का आदत है, पहले का बताइए, आज का नहीं। तो हाँ, भूख लगने पे डिनर करते हैं कि ऐसे ही पहले से? रूटीन पे ही सर सब लोग खिलाता था तो खा लेते थे। हाँ, भूख ये तो भी ऐसा कारण हमको। है, जी। खून ऐसे हम खराब कभी करने का फील कारण। नहीं किए कि भूख लगा है कि नहीं, बस हमको लगता था कि 9 बजे का खाना खा लेना है, हाँ, ये दोपहर गलत। का 3 बजे का खाना खा लेना है। हाँ, ये गलत है। जो माइंड में ना कि हम नहीं खाएंगे तो कैसे हम काम करेंगे, तो वो हाँ अपच हाँ। कर रहा है, अपच से खून खराब कर रहा है और उससे ये स्किन खराब हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो और आपको, सर और उसी की वजह से लगता है कि हमको गर्दन में भी दर्द रहने लगा इधर, हाँ बराबर। 8 7 8 महीना से। जो अभी हाँ। आप सर्वाइकल वाला बात बोल रहे थे, हमको लग रहा था उसी टाइप का कुछ दर्द रहता है। हाँ, तो अभी आपका भी ट्रीटमेंट बता देंगे मुनमुन जी, जी तो आप थोड़ा लीव हो जाइए, हम उनको बता देते हैं। सर, थैंक यू सो मच सर। ये थैंक लीजिए, यू। भाई साहब भी हमारे थैंक यू बोल। सर। हाँ, फिर आप फिर आइएगा, 2 3 दिन बाद फिर आइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। तो आप लीव हो जाइए। हाँ, मुनमुन जी, इन दोनों को पहले तो लंघन कराइए आप, कुछ खाने को नहीं जी देना सर। है। मूंग दाल का जी पानी, या जो माड़ का पानी होता है ना, जो पहले के जी जमाने में चावल का जो माड़ बनता था, पे मंड, वो इनको पीने जी के लिए सर। दीजिए। भले 7 दिन लगे, कुछ खाने को नहीं देना है। और भूख के लिए आप त्रिभुवन कीर्ति दे दीजिए दोनों को, और लवण जी मस्तकी, सर। है जी ना, सर। ये रखिए। और या यूश दीजिए, मूंग दाल का पानी दीजिए, उस पे रखिए। जब तक भूख जी नहीं लग जी रही है खाना नहीं देना है। फिर जब भूख लगेगी तो जी। पतला खिचड़ी पे रखिए, अति लंघन भी नहीं करना है। हाँ भूख लगे तो हाँ खिचड़ी हाँ खाना है। उसके बाद में जो हाँ फ्रोजन शोल्डर वाले हैं, उनको नाक में आप हाँ। शीरबला तेल का, 101 आवर्ती का शीरबला का नस्य दीजिए। महामाश तेल या जी कुंटम सर। चुकी आदि से अभ्यंग दीजिए, नाड़ी स्वेद कराइए। और इंटरनल दवाई में हाँ महायुग्रज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाखिया गुगुल, आबा गुगुल, इसमें से कोई दवाई दे दीजिए। हाँ रस हाँ। जब देना है तो महावात विध्वंसक रस, समीर गज केसरी रस, वात कुलांतक रस, वात गजांकुश रस। अगर स्वर्ण कल्प देना है तो बृहत्वात चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। ऐसे ये करिए, नाड़ी स्वेद करिए, ठीक हो जाएंगे। जो स्किन वाले जी सर। प्रॉब्लम है उनको, स्किन के लिए रक्त पे काम करने वाली दवाइयां, जैसे महातिक्त घृत है, गंधक रसायन है, कैशोर गुगुल है, फिर उसके बाद में पंचतिक्त घृत गुगुल है, महामंजिष्ठादि क्वाथ है, वो सब दे दीजिए। और चेहरे पे लेप दीजिए, तो मुल्तानी मिट्टी, फिर मसूर के दाल का आटा, और उसके बाद में जी चंदन सर। हल्दी वर्णगन डाल के दे दीजिए, हो जाएंगे ठीक। जी सर।
लेकिन आम दोष बहुत है दोनों में, बिना भूख के जी नहीं। जी ठीक है, तो दोनों को 4-4 दिन का लंघन करवा देते हैं, उसके बाद जो दवाइयां हैं वो दे हाँ, देंगे। 4 दिन दीजिए या 2 दिन, जैसे अग्नि है उस हिसाब से शरीर बोलते हैं वैसे, 4 दिन या जी 7। सर जी। हाँ ठीक है। तो सर वो जिनका फ्री शोल्डर था वो हाइपरटेंशन की गोली कौन सी खा रहे थे? हाँ एम्लोडिपिन। हाँ बेटे, हो सके तो उनको कोई लोसार्टिन वगैरह यदि देना चाहे तो मुक्तावटी वगैरह दो। तो एंटी हाइपरटेंसिव गोली भी कोई चेंज करके देखिएगा उनका जरा का। मुक्तावटी दीजिए, या बीपी ग्रेट आता है पतंजलि का, उसको दे दीजिए। उसको दे। बीपी ग्रेड ना? ठीक है सर। हाँ, बीपी ग्रेड या मुक्तावटी, और मॉनिटर करना है बीपी को। जी एलोपैथी की दवाई देने के बाद कुछ मतलब खाने के पहले कुछ देना पड़ता है, नहीं तो तकलीफ होती है, गैस्ट्राइटिस होता है। आयुर्वेद की दवाई के लिए जी। कोई नियम नहीं है ऐसा। हम्म। हाँ, भूखे पेट या ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन उनको, और एकदम सडनली बीपी की दवाई मत बंद करिए, कुछ तो मतलब पहले जी देखिए, मॉनिटर करिए तब। जी सर जी सर। ठीक है। और वो किरण देवी मैडम का फोन आया उधर से कुछ? नहीं सर, नहीं सर, उनको बेटी वगैरह टेस्ट ही करवा रहे हैं। कल कल मैंने ही कॉल किया था, हाँ उनकी बड़ी वाली बेटी कॉल की थी हाल चाल जानने के लिए। तो हाँ। फिर बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ, तो उसके बेटी सब डॉक्टर के पास ही ले गई थी, इधर उधर जांच ही करवा रहे हैं, सब उस समय और बिजी भूख है। लग रही है उनको अभी? तो उनसे बात नहीं हुई, उनकी बेटी बोली कि अभी डॉक्टर के पास लेके आई हूँ जांच करवाने के लिए, एमआरआई वगैरह करवाने के लिए। ठीक है। हम बोले ठीक है सर। हमारा लंघन देने का क्या फायदा हुआ, वो जानना था कि भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, ऐसे ही खा रही है क्या? ठीक है ठीक है, जांच करवाने दिया, अभी ठीक तो है ना, स्टेबल तो है ना? हाँ अभी स्टेबल है सर, अभी स्टेबल फिर ठीक है। है। ठीक है, आपने जो काम करना है उनके शरीर के लिए आपने अपना काम कर लिया, आपको पुण्य मिल गया, बाकी उनके मर्जी। हाँ बाकी उनकी मर्जी है, उसको ठीक नहीं होना था तो अपना उधर चले गए इस बार। तब भी इतना जल्दी नहीं बीमार पड़ेंगे, आम का पचन हो गया है ना, अग्नि अच्छा है, तो अभी जी सर। इतना जल्दी नहीं पड़ेंगे बीमार। जी बाकी सर। उनका मन का इलाज कराना है तो वो कराते रहे, लेकिन वो काफी हद तक ठीक हो गए होंगे लंघन से। हम्म। और वो जो केमोथेरेपी वाले थे वो तो चले ही गए ना? हाँ वो जो करवाना था कि रेडिएशन थेरेपी के लिए, हाँ वो तो गए हैं, उनसे बात भी नहीं हुई और जो मेरे द्वारा। मछली खा लिए थे? हाँ वो ठीक है अभी, वो अभी तो अपना बहुत सुधार हो गया, अब तो चल भी पा रहा है, दरवाजे पर अपने से बेडशीट वगैरह बिछा के बैठ भी रहा है, सब चीज कर रहा है। लेकिन उनका मामा जी फिर कहीं से आए हैं, वो बोला नहीं नहीं उनको दिल्ली एम्स ले जाएंगे, ये करेंगे, जांच करवाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। उनका मामा जी आके उसको बहुत ज्यादा, उसके पिताजी को उसके भाई को ज्ञान दे के गए हैं। तो उनका प्रेशर बना दिए कि उनको दिल्ली से जांच करवाते, उन लोग क्या करते हो, पटना में कोई इलाज होता है क्या? तो बोले नहीं आयुर्वेदिक से कर रहे हैं, आयुर्वेदिक से बहुत सुधार है। तो सुधार है आयुर्वेदिक पे क्या भरोसा करोगे, ये करोगे, वो ज्ञान दे के गए हैं। तो हम वैसा बात हमको नहीं, बोले जो तो ज्ञान मुझे दिए बहुत वो डॉक्टर बुरा है लगा। क्या? जो ज्ञान नहीं दिए वो वो डॉक्टर है? गांव घर में झोला छाप डॉक्टर होता है ना, वो है वो। अच्छा, कोई गांव बात घर में नहीं। जो होता है ना सर, अनलीगल इलीगल जो प्रैक्टिस करता है, हाँ उस टाइप का वो डॉक्टर है। हाँ, वैसे ही है, और उनको ज्यादा नॉलेज है, हम्म। आपसे ज्यादा नॉलेज है उनको। तो इसीलिए देख के गए, तो मैं मुझे ऐसा बात बोले कि ऐसा वो ऐसा जगह मामा जी वो बोल रहे जगह थे, वो तो जगह पखंड करते हैं जी, जो ये होता है झोला छाप, ये जगह बड़ा हाँ पखंड करते हैं। नहीं तो उनको हाँ तो बढ़ाने मैंने, वाला कौन है? उनको बढ़ाने वाले पेशेंट ही है ना? तो वहाँ हाँ जो इनको पेशेंट ही है। इजीली अवेलेबल होता है वो पहले उनके पास जाते हैं। ये फैमिली डॉक्टर हम्म। बन जाते हैं ना, लोगों का फैसला भी कराते हैं, दुख सुख भी बांटते हैं। सब चीज करते हैं। अब उन लोगों को बात मानता है, अब बहुत ठीक हो गया सर, उस दिन उसका लंघन करवाए हम 4-5 दिन का। अब पहले तो बेड रिटर्न हो गया था ना, जब आया था तो पूरा बेड पे ही लेटा था, आईजीएमएस में आया था, तब यहाँ का डॉक्टर बोल दिया था कि आप ले जाइए इसको, आप कुछ नहीं कर सकते, घर पे ले जाइए, सेवा पानी कीजिए, जब तक है तब तक ये रहेगा, या नहीं तो इसको जो है फिर से सर्जरी करवाइए और फिर से रेडिएशन थेरेपी वगैरह करवाइए, ऐसा करवाइएगा, बचने का कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है इस टाइप के पेशेंट में, ग्लायोमा बढ़ ही रहा है। तो अपन लोग उसको लंघन करवाए, और फिर जो दवाइयाँ दिए हुए थे सर लोग जैसे जैसे बताए थे, तो उस पर अभी बहुत ठीक हो गया है, चल फिर पा रहा है बढ़िया से, सब चीज कर रहा है, खाना भी अब खा रहा है, खिचड़ी वगैरह खा रहा है बढ़िया से। लेकिन उसका फिर भी मामा जी बोले नहीं नहीं एक बार दिल्ली तू ले ही जाओ, ले ही जाओ। तो उसका भाई बोल रहा है सर क्या करेंगे, मामा जी ऐसा ऐसा करके गए हैं, अगर नहीं करेंगे तो मेरा भाई है कुछ हो गया तो फिर ऐसा बोलेगा कि कैसे उसने होगा, चाहता था कि। मतलब कैसे होगा? वो मतलब जो एलोपैथी करेंगे वो मतलब भगवान है, और बाकी आयुर्वेद से हम्म। बिगड़ जाएगा, कैसे, ऐसे कैसे होगा? बिगड़ जाए।
ऐसा होगा। फिर उसका भाई बोल रहा है कि सर अगर हम ऐसे अपना रिस्क पे कुछ करेंगे, फिर मामा जी ऐसा है कि मेरे पर ब्लेम करवा देगा कि प्रॉपर्टी और के लिए सोच रहा एलोपैथी था लेने मेरा से भाई मर नहीं जाए। होगा। एलोपैथी हाँ करने से कुछ तकलीफ हुआ तो मामा जी रिस्क लेंगे, अपने पे लेंगे कि मैं हाँ मेरे हुआ। हाँ। जाने दीजिए उनका बात। उनको मामा जी को उनके मामा जी को साउथ में भेजो, जहाँ डॉक्टर एलोपैथी को घुसने नहीं देते। हाँ हाँ ऐसा वो है। कहते हैं पहला आयुर्वेद करना, फिर देखेंगे, बाद में एलोपैथी देखेंगे। हाँ अब आयुर्वेद से ही ठीक हुआ है सर, उनको बहुत ज्यादा ठीक हुआ है, सब चीज हुआ। मछली नहीं खाता तो अभी तक तो बहुत ठीक हो गया रहा था। मछली कोई 10 बात नहीं। किलोमीटर बाइक आपने चला के गड़बड़ आप, किया वो। आपने मुनमुन जी अपना काम कर दिया ना, बाकी उनकी मर्जी है। हम्म। बाकी उनकी मामा जी की वजह से सब कुछ होगा, मैंने तो उनको बोल दिया है सब हम्म। चीज। अभी क्या है ना कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ ना, उस तारीख को, जी सर। 12 तारीख को हुआ था ना, हाँ 12 जून को। हाँ। तो जी ऐसा सर। एक किसी ने बोला, सिद्ध पुरुष ने, कि वो लोग हाँ एक ही साथ प्लेन में जाके क्यों बैठे और क्रैश क्यों हुआ। तो किसी ने हाँ रिसर्च करके बताया, मतलब अपने ज्ञान से, कि वो सब हाँ लोगों ने पिछले जन्म में हाँ एक गांव को जलाया हाँ था। हाँ हाँ। तो वो लोग वो सब घूम घूम फिर के उधर ही आए उसी प्लेन में। तो अब प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध तो उधर ही बिल्कुल। जाके उसी तरह से बिल्कुल मरना सर। होता है। वैसे ही है, हाँ हाँ हाँ। प्रारब्ध को हम नहीं बदल सकते हैं, उनको वैसे ही है। तो वो, बिल्कुल, हम हम्म। डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते, हम सेवा कर सकते हैं। हाँ, हम बिल्कुल। अपना काम और कर सकते हैं। उसी उसी प्लेन में सर एक बच गया, वो लग रहा है वो नहीं जलाया होगा, वो कुछ दूसरा काम किया वो होगा। कुछ किया होगा तो, लेकिन जो जिसने पूरे गांव वालों ने गांव को जलाया था, ये सब लोगों ने इस जन्म में आए, हाँ अलग अलग फील्ड से हाँ आए, उधर जाके उधर हाँ। ही मृत्यु हुआ। तो सोचिए कितना मृत्यु बड़ा होगा। कर्म विपाक होता है, जी सर जी डेस्टिनी नहीं सर। होता है। तो होता ही सर, बिल्कुल होता है। उस दिन मैं भी प्रयागराज जा रहा था, तो मैं पुणे से दिल्ली गया था, और दिल्ली हम्म से प्रयागराज मैं भी ट्रैवल कर रहा था। मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम्म वो प्लेन में क्यों हुआ। तो वो डेस्टिनी हम्म। लिखता है कि ऐसे मौत लिखी है। मतलब कि हाँ। जी सर। वैसे ही जो पेशेंट हमारा बात नहीं मानते ना, उनकी डेस्टिनी वैसी हम्म वो उधर ही जाने वाले हैं। और जो हम्म ठीक हम्म हो हम्म, जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। हाँ। लेकिन सर ऐसा है ना, इतनी लेवल तक ठीक करने के बाद तो जब ये रिजल्ट मिलता है ना, तो थोड़ा सा मन चुभता है, हाँ भैया, है ना। तब जब अब रिजल्ट मिल रहा है, तब जा रहा है तो सर ये बहुत मुझे भी बुरा लगा। उनके भाई को हाँ, भी समझाए, लेकिन उनका मामा जी आ गए हैं, सब ऐसा ऐसा कर दिए उल्टा पुल्टा। कोई बात नहीं, वो पिछले जन्म के दुश्मन थे, इस जन्म में मामा बने हैं। तो वो उस तरह का मिसगाइड ये भी हो करने के लिए सकता है। मामा बने हैं। कंस मामा बने हो। हाँ। या शकुनी मामा है, वो उधर उनको हाँ लेके शकुनी जा रहे हैं मामा। कि तुम फिर से भोगते रहो। हाँ हाँ और आयुर्वेद में बोला है, चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्य अमानिनम, त्याज्य रोगी के लिए बोला है, जो पेशेंट धूर्त हो, जो डरपोक हो, हम्म और कृतज्ञ हो, हम्म हम अच्छा करें तब भी हमारे बारे में बुरा ही, कृतज्ञ हो, अपकार करने वाला, हम्म। वैद्य जी सर। अमानिनम, वैद्य को नहीं, वैद्य हम्म की बात नहीं माने, उसको त्याग देना चाहिए। हम्म। बिल्कुल सर। ये मेरा बात नहीं है, चरक जी ने लिखा है ये चीजें, कि छोड़ दो, त्याग दो। जी जी सर जी सर। ठीक है, अभी 10 बज गए, थैंक यू, प्रणाम। मेरा लैपटॉप फिर थैंक से यू, बंद हो प्रणाम। गया। अब फिर से सेशन शुरू हो जाएंगे सब। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और थैंक यू मुनमुन सर, जी, प्रणाम। आप कभी हिम्मत मत हारिए, मुनमुन जी आप कर रहे हैं, अपना पढ़ाई तो हो रहा है हम्म। ना, सीखने को तो मिल रहा है ना। हाँ सर, हाँ तो अपने सीखने को मिल रहा है सर, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब वो इतना ठीक हो गया, फिर वो उसके मामा जी के कहने पे चले गए। मैंने उनको बहुत समझाया सर, ऐसा ऐसा है, आप 9-10 महीना तक ट्रीटमेंट लीजिए, 9-10 महीना में बहुत पूरा ठीक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, एलोपैथ में इसका आप कोई ये बताइए, इलाज नहीं है। कृष्ण भगवान से बड़ा कौन है इस दुनिया में। तो कृष्ण कोई नहीं भगवान है सर। तो चाहते थे ना कि महाभारत का युद्ध ना हो, चाहते थे ना। जी सर। दुर्योधन के पास हाँ गए थे सर। ना प्रस्ताव लेके कि 5 गांव दे दो, लेकिन युद्ध हुआ ना। हम्म। तो वैसे ही जी सर। भी यहाँ यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा है, लोग चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन जो होना है वो होके ही रहेगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसीलिए आप एक एक लेवल तक ही कन्विंस कर सकते हैं, जब कृष्ण भगवान नहीं रोक पाए तो हम क्या चीज है। वो हम दुनिया का कैसे। जो प्रकृति का जो नियम है वो होके ही रहेगा। हम्म। जी, ठीक है। तो मैं सेशन बंद करता ठीक है। हूँ, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को थैंक यू धन्यवाद। सर, प्रणाम पूरा।